चेचे वाले। चाची की जगह मैं आंटी भी लिख सकता था, काकी भी लिख सकता था, लेकिन वो चेचे वाला तो मैंने काकी हटाया, चाची लिख दिया। तो मतलब एक नयापन लाने के लिए। तो ये नयापन ला करके जो बात पेश की जाती है उसको हम कहते हैं अलंकार। बस कई बार हम ना बोल कर भी बहुत कुछ बोल देते हैं। पूजा पाजा की और अब यूं तो कह नहीं सकता कि हे भगवान मेरा जल्दी से ब्याह करा दे। यूं तो कहेगा तो माँ पास खड़ी है, बहन खड़ी है, शर्म आएगी, तो वो क्या बोलेगा कि हे भगवान मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ बूढ़ी है, घर का काम नहीं हो जाए, इसके लिए एक बहू ला दे रहे। मैं कहूँ घोड़े से घोड़ा तेज दौड़ता है, तो ये कह रहा है कि कनक से कनक में ज्यादा नशा है। अब ये आपने खुद ने कहा कि हमारी क्लास में 45 बच्चे हैं, सबके नाम याद है, और 50 होते तो जैसे एक शब्द है सारंग, बहुत सारे अर्थ हैं इसके। अलंकार करवा रहा हूं, ध्यान बोर्ड पर रखना। आज ही अलंकार क्लियर हो जाएगा, आज याद हो जाएगा, ठीक है। पहले थोड़ा इस शब्द पर देखते हैं, गौर करते हैं। तो इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, अलम प्लस में कार। ये ऊपर बिंदी होते ना, इसको आधा में, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा सत्यम शिवम सुंदरम, तो ये यूं ना लगाओ, भले यूं लिख दो। समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? कई बोलते हैं एवं, एवं नहीं होता, ये एवं होता है। ये कैसे होता है? ए व और मैं के अलंत, आधा में अलंत होता है, वो आधा होता है, ठीक है। अलम का मतलब होता है ठीक करना, सुंदर करना, बढ़िया बनाना, सजाना, व्यवस्थित करना, इस तरह के अर्थ निकलते हैं अलम। अलम मतलब ठीक, ठीक है। तो ठीक करने वाले, सुंदर करने वाले, व्यवस्थित करने वाले जो होते हैं शब्द, उनको अलंकार कहते हैं। अगर आप अब्र देखना चाहो कि ये क्या है, इसका क्या मतलब होता है, तो डिक्शनरी में देखोगे शब्दकोश में, तो इसका मिलेगा आकाश, अर्थ मिल जाएगा। तो अगर आप अलंकार का अर्थ देखना चाहो कि इस शब्द का क्या मतलब है, तो इस शब्द का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण गहने जो औरतें धारण करती है, नाक कान गले में, सब ये एक ही बात है। तो जो ये काम करे वो ये करेगा, तो इसका क्या काम है? आभूषण क्या काम आते हैं? नारी की सुंदरता में वृद्धि करते हैं। आभूषण सुंदरता में वृद्धि कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपकी मम्मी है, दादी है, एक बार नाक से, कान से, ये गले से निकाल लो तो चेहरा बेड़ा बेड़ा सा लगेगा, गंदा सा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? वो वाली सुंदरता कह रहा हूँ। वैसे तो माँ सुंदर है तो है ही, और माँ सबकी सुंदरी होती है, सारे सुंदरी होते हैं, नहीं समझे क्या? सुंदरता कोई बाहर की चीज़ नहीं होती। कोई हंसम है, अच्छा खासा 6 फुट का, गोरा चिट्टा नौजवान, बढ़िया चश्मा, बढ़िया बाल, हेयर स्टाइल बढ़िया, आपने कहा वाह क्या हैंडसम है, गजब। अगर वही आदमी किसी बूढ़ी औरत के लात मारता, मोटरसाइकिल चला रहा है, कोई आगे आगे बूढ़ी लात में हट दिखते नहीं क्या, तो अपने को वो आदमी जिसको हम हैंडसम कह रहे थे वो अपनी नज़रों से गिर चुका है। और एक बिना नहाया हुआ है, फटे कपड़े हैं, और वो उस औरत को, बूढ़ी औरत को उठा करके झटका करके घर पहुंचाता है, तो वो हमारे लिए श्रद्धा का पात्र बन जाता है। हम शक्ल नहीं देखते, गोरा काला वो नहीं देखते। समझाई क्या बात है? आ रही है कि नहीं आ रही? लेकिन आभूषण है नारी की सुंदरता में वृद्धि जरूर करते हैं, उसको सुंदर बनाते नहीं है, वृद्धि करते हैं। कैसे? एक कोई कैसी लड़की हो, साधारण वेशभूषा में है, एक जब वो दुल्हन बनेगी तो थोड़ी सुंदर लगेगी। समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? इससे नहीं समझ आ रही तो वापस उसी बात पर आ जाओ। अपनी मम्मी के नाक से, कान से, ये सारा एक दिन निकाल के देखना, गंदा सा लगेगा चेहरा। समझ आई बात क्या? तो आभूषण क्या करते हैं? सुंदरता में वृद्धि करते हैं। और ये एक ही बात है, धरती कह दो, धरा कह दो, पृथ्वी कह दो, अगर इस पृथ्वी पर अगर अन्न उपजता है तो इस पर भी उपजेगा, ये एक ही बात है। समझ आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये जो काम कर रहा है, सुंदरता में वृद्धि कर रहा है, तो ये भी वृद्धि कर रहा है। ये तो औरत की सुंदरता में वृद्धि करता है, गहने आभूषण। तो ये किसकी सुंदरता में वृद्धि करेंगे? ये कविता की, काव्य। किसकी? काव्य की।
अगर कविता को ही, काव्य को ही औरत मान ले एक बार के लिए, कविता रूपी कामिनी, कामिनी औरत को बोलते हैं, कामिनी औरत को बोलते हैं, तो कविता रूपी कामिनी की शोभा बढ़ाने वाले कारकों को अलंकार कहते हैं। अब इस लफड़े को छोड़ो, आप, मैं सीधा सा बता रहा हूँ अलंकार क्या है। अलंकार, अगर आपके दिमाग में कोई ऐसे हवा सा पहले का बना हुआ है, संधि की परिभाषा, समास की परिभाषा, अलंकार की परिभाषा, अलंकार को टॉपिक मान रखा है अलग से, जैसे ये अलंकार है, इसकी परिभाषा याद करनी है, अलंकार के भेद याद करने हैं, समास की परिभाषा, संधि, संधि के भेद, यूं अगर इनके टॉपिक से बनाकर दिमाग में हवा डाल रखा है तो पहले उस हवे को बाहर निकालो। समझाई बात है? नॉर्मल तरीके से सोचा करो कि क्या है, क्या काम आते हैं, इनकी उपयोगिता क्या है। हिंदी में ये नहीं हो तो क्या फर्क पड़ेगा? कारक हिंदी में नहीं हो तो क्या हो जाएगा बताओ? कारक हिंदी में नहीं हो तो क्या होगा? वाक्य नहीं बनेंगे। कारक क्या होते हैं? ये विभक्ति आती है ना, का, ने, में, पर के लिए ना, तो राम ने रावण को लंका में मारा, तो यहां देखो राम ने रावण को लंका में मारा, ये ने को में हटा दो तो वाक्य नहीं बनेगा। राम रावण लंका मारा, पता ही नहीं रावण ने लंका को मारा कि लंका ने रावण को मारा कि राम ने रावण को मारा, पता ही नहीं चल रहा, राम रावण लंका मारा। और अगर मैं यहाँ को लगा देता हूँ और यहाँ नहीं लगाता हूँ तो अर्थ थोड़ा बदल गया। अब ये कह रहा है कि राम को है ना, राम को रावण ने मारा लंका में, और यहाँ नहीं लगा दूंगा तो मतलब इसने मारा इसको, तो भाव स्पष्ट होते हैं। तो कारक नहीं होंगे तो वाक्य नहीं बनेगा, भाव स्पष्ट नहीं होगा, शब्दों का संबंध ही नहीं जुड़ेगा। तो शब्दों का संबंध जोड़ने वाले शब्दों को या विभक्तियों को कारक कहते हैं। समझाई बात क्या? तो ऐसे ही कोई चीज़ को समझा करो, रटा मत करो। तो अलंकार क्या है इसको सुन लो। अलंकार, एक तो हवा निकालो दिमाग से, टॉपिक है कोई परिभाषा है। अलंकार बात कहने की एक शैली है, बात कहने का एक तरीका है, बात कहने का एक ढंग है। समझाई बात है? उस ढंग से, उस तरीके से बात सुंदर तरीके से पेश हो जाती है, सुंदर तरीके से कही जाती है, सुंदर तरीके से, आकर्षक तरीके से प्रस्तुत हो जाती है। एक तरीका होता है कहने का। घर पर आए मेहमान को रोटी खिलाते हैं तो आप रोटी यूं भी दे सकते हैं, ले गंदा लगेगा, और आप प्लेट में रख करके लीजिए तो थोड़ा सभ्य तरीका है, सुंदर है। समझी बात है? तो जो बात कहने का तरीका है वो अपने सुंदर तरीके से पेश कर रहे हैं, उसमें लावण्यता ला रहे हैं, सुंदरता ला रहे हैं, आकर्षक बना रहे हैं उस बात को, तो कहेंगे कि इसमें अलंकार है। अलंकार कोई चीज़ नहीं है कि आप उसको ढूंढो कि कहाँ है अलंकार, दिखाओ। अलंकार का मतलब होता है बात पेश करना। कैसे पेश कर रहे हो? सुंदर तरीके से व्यक्त कर रहे हो तो उसमें अलंकार है। अलंकार है का मतलब उसमें सुंदरता है। अलंकार का मतलब सुंदरता, शोभा बढ़ाने वाले कारक है। ये ऐसे रोटी पकड़ाना ये कोई शोभनीय काम नहीं है। थोड़ा व्यवस्थित देंगे तो शोभा बढ़ गई। समझिएगा? देने का तरीका ठीक है, देने का तरीका, तो जो बात कहने का तरीका सुंदर कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं, तो उसी को अलंकार कहते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? अलंकार बात कहने का एक तरीका है, बात कहने का एक ढंग है, बात कहने की एक शैली है। उस शैली से कथन में लावण्यता आ जाती है, मतलब सुंदरता आ जाती है। और सुंदरता दो तरीके से आ सकती है, या तो शब्दों में सुंदरता भर दो, शब्दों में, और शब्दों में सुंदरता नहीं भरी जा रही तो अर्थ में सुंदरता भर दो। आप जो कहना चाह रहे हो ना उसको शब्दों से सजा दो, शब्दों से, तो वो सुंदर लगेगी। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चम्मच से चटनी चटाई। मैंने यहाँ सारे शब्द उठा चे चे वाले लगाए हैं, चे चे वाले। चाची की जगह मैं आंटी भी लिख सकता था, काकी भी लिख सकता था, लेकिन वो चे चे वाला तो मैंने काकी हटाया, चाची लिख दिया। तो मतलब एक नयापन लाने के लिए। तो ये नयापन ला करके जो बात पेश की जाती है उसको हम कहते हैं अलंकार, बस। और अगर उसमें यूं नहीं जताया तो अलंकार नहीं है, फिर वो साधारण पंक्ति है, फिर वो साधारण वाक्य है, फिर वो साधारण कथन है, उसमें कोई सुंदरता नहीं है। एक दूसरे तरीके से सुनो। कहने को तो मैं यूं कह दूंगा
कि चंद्रमा की चांदनी आकाश में, धरती पर, जल में, थल में, थल मतलब धरती, समान रूप से बिखरी हुई है और सुंदर लग रही है। तो मैंने जो कहना था वो कह दिया और आपके समझ में आ गया। मैंने क्या बात बतानी चाहिए है? चंद्रमा की चांदनी धरती पर, जल में, थल में समान रूप से बिखरी हुई है, ये कह दिया, आपके समझ में आ गई। इसमें कोई नयापन नहीं है। नयापन नहीं है मतलब इस लाइन में अलंकार नहीं है। अलंकार मतलब नयापन, आकर्षक शैली, आकर्षक, इसमें कोई आकर्षण नहीं है, सिंपल बात है। तो इस वाक्य में, इस कथन में अलंकार है ही नहीं। अलंकार कोई चीज़ नहीं है, वापस दिमाग को छोटा मत कर लेना। अलंकार मतलब बात करने का तरीका गजब नहीं है, गजब सजाया नहीं है, बात को व्यवस्थित नहीं किया है। सीधा रोटी यूं पकड़ाई है, प्लेट में रखकर नहीं पकड़ाई, यूं है, सीधा ही बोल दिया कि चंद्रमा की चांदनी धरती पर आकाश में समान रूप से बिखरी हुई है। अब इसी बात को मैं इस तरीके से पेश करूंगा। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी अंबर तल में। अवनी धरती, अंबर आकाश। तो पहले बात की थी वही बात अब कही है मैंने, सिर्फ बात कहने का मैंने थोड़ा तरीका बदल लिया, थोड़ा व्यवस्थित करके बात को कह दिया। ये व्यवस्थित करके कही हुई है तो इसमें अलंकार है। अब वापस फिर कह रहा हूं एक बार, अलंकार को टॉपिक मत मान लेना कि दिखाइयो गुरुजी कठे अलंकार। अलंकार को मतलब उस कथन को मैंने सजा कर कह दिया। अब आपको कैसे, एक तो देखो चंद्रमा की चांदनी धरती पर आकाश में समान रूप से बिखरी हुई है, एक मैं कह रहा हूं चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी अंबर तल में। तो बात को थोड़ा आकर्षक ढंग से पेश किया ना, तो आप यूं कह दो कि इस पंक्ति में बात को, कथन को आकर्षक ढंग से पेश किया गया है। अगर आप इतना लंबा नहीं बोलना चाहो तो कह दो इसमें अलंकार है, बस। अलंकार मतलब शोभा, सुंदर बनाने वाली बात है। अलंकार सुंदर करने वाला, व्यवस्थित किया हुआ इस कथन को। अगर आप कहो कि जो पढ़ने वाले हैं वो बच्चे इधर आ जाओ, तो क्या जरूरत है सीधे बोलते विद्यार्थी इधर आ जाओ? नहीं समझ में आ रही क्या बात है? कोई कहे कि जो खेती करता है आज उन सबको और नई आबादी गण नंबर 22 में आना है, जो खेती करते, क्यों बोल रहे हो? सीधे किसान बोल दो, क्या दिक्कत आ रही है? अगर आप यूं कहोगे कि इस कथन में बात को आकर्षक ढंग से पेश किया गया है, रुचिकर तरीके से शब्दों को सजाकर व्यक्त किया गया है, क्यों बोलते हो इतना लंबा? यूं बोलो कि इस लाइन में अलंकार है, बस। समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? किसी बात को आकर्षक ढंग से कहना ये अलंकार है। अब रहेगी बात कौन सा अलंकार है, वो बाद की बात है। पहले अलंकार को समझ लो क्या है, फिर उसके भेद बता दूंगा मैं। तो जो बात को, कथन को सजा कर कहना होता है वो दो तरीके से कहा जा सकता है, दो तरीके से। कितने तरीके से? या तो आप शब्दों का चयन बढ़िया तरीके से कर दीजिए, शब्दों में सुंदरता भर दीजिए, शब्दों में अलंकार भर दीजिए। अलंकार मतलब सुंदरता, अलंकार मतलब सजाना, व्यवस्थित करना। समझ आई बात? तो या तो शब्दों को सजाओ, शब्दों को कैसे? चारू चंद्र की चंचल किरणें, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चंदू की चम्मच से चटनी चटाइए। और सुनो, भगवान भक्तों की बुरी बीती बगाइए, भगवान भक्तों की बुरी बीती बगाई, भय 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 से जोड़ दिया ना। कल कालिंदी कुल की कलित कला में केली, कह कैसे जोड़ दिया? क्या? कल कालिंदी कुल की कलित कला में केली, कलामय सुंदर। कालिंदी यमुना नदी को कहते हैं। अगर मैं यहाँ यमुना नदी लिख दूँ तो ये कह वाला जो सौंदर्य मैंने व्यक्त किया था वो धूमिल हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कल कालिंदी कुल की कलित कला में केली, ये लय टूट जाएगी, ये आकर्षण खत्म हो जाएगा। मतलब फिर इसमें अलंकार नहीं रहेगा, मतलब ये पंक्ति आकर्षक ढंग से नहीं रहेगी। अगर इन किसी का पर्यायवाची रख दूंगा तो ये सुंदरता मैंने किस वजह से लाई है? शब्दों के माध्यम से। कह वाले शब्द मैंने चुने हैं। पहले मैंने यहाँ यमुना लिखा, यमुना, लेकिन यमुना में तो ये आ जाता और मैं चाह रहा था कि कैसे सजाऊं, कैसे, तो मैं यमुना ना लिख करके कालिंदी लिख दिया मैंने। तो कह ये कह वाला, यहाँ मैं किनारा भी लिख सकता था, कुल किस का किनारा, तट भी लिख सकता था, तट, लेकिन फिर वो लय टूट जाती। समझ में आ रही बात है? तो इस लाइन में सुंदरता है,
और वो सुंदरता किस में है? शब्दों में। शब्द हटाते ही वो सुंदरता समाप्त हो जाएगी। तो इसमें शब्द अलंकार है। अलंकार मतलब सुंदरता। किसकी सुंदरता? शब्दों की। तो इसमें शब्द अलंकार है। अगर इनको इकट्ठा करेंगे तो यहाँ ए है, ए, आप कहोगे दे है, प्लस के इधर तो ए है, प्लस के इधर, इधर दे नहीं है, दे दवा तो वो नहीं है, ए है। कैसे? यहाँ देखो, ये ब में आ है भा, फिर रे में ए है और ते में बड़ी ई है। समझ में आ रही क्या बात है? यहां देखो, चलो नंद देख लो, यहां ए है और यहां ए नहीं है। व्यंजनों को स्वर पूरा करते हैं तो यहां ए नहीं है और यहां ए है और यहां अब ई है। कोई पूछे इस शब्द में अक्षर कितने हैं तो 1 2 ने और ए, पूरा हो गया ना। 2 यहाँ ए नहीं है, 3 4 5, एक ही है, एक दे, तो 5 वर्णों से एक शब्द बना है। समझ आ रही बात है? तो यहाँ ए है, उस ए से ए मिला तो आ हो गया, दीर्घ संधि, शब्दालंकार। क्या हो गया ये? कई बच्चे क्या है, ये नाम बार बार बोलते हैं तो सुना हुआ लगता है और पढ़ते समय गौर करते नहीं, शब्दों को देखते नहीं है। तो शब्दालंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार रटा होता है और वो लिखते समय पेपर में क्या लिखते हैं? शब्दालंकार, शब्दालंकार। बोले को पता नहीं है कि ये ए मिलाकर तो हमने आ किया था, अब आ को वापस अलग कर दिया, अलंकार को वापस अलग कर दिया, शब्दालंकार। अरे शब्दालंकार नहीं, वो मिलकर ही शब्द और अलंकार। समझ में आ रही बात है? तो या तो शब्दों में सुंदरता भर दो। अब आप खुद सोचो, कोई कवि कविता लिखना चाहेगा तो ऐसे सजा कर कहेगा, कभी कह जोड़ेगा, कभी भय भगवान भक्तों की बुरी बीती भगाइए। ये कितना संभव है? कितनी लंबी कविता लिख सकता है? ऐसे जोड़ जोड़ के करेगा तो नहीं मिलेगा, असंभव हो जाएगा। समझ में आ रही है? असंभव हो जाएगा। 1 2 लाइन जोड़ेगा, धक्के काम से जोड़ने की कोशिश करेगा तो वो कविता, भले ही आप दहेज प्रताप लिख रहे हो, भले ही महंगाई पर कविता लिख रहे हो, भले ही समाज के किसी अत्याचार शोषण पर कविता लिख रहे हो, तो फिर वो शब्द जोड़ने की कोशिश करोगे तो जिस पर कविता लिखना चाहते हो, जिस विषय पर, वो विषय पीछे छूट जाएगा। नहीं समझे क्या? तो कहने का मतलब ये है कि ये संभव नहीं है कि हर बार आप शब्दों पर सौंदर्य दिखाते रहो। तो कई बार जब शब्दों पर सौंदर्य दिखना बंद हो जाता है तो आप अर्थ में भी सुंदरता भर सकते हो। शब्दों को सजाना या किसी तरीके से शब्दों में सौंदर्य दिखाना, शब्दों में सौंदर्य दिखाना, वो शब्दालंकार होता है। और शब्दालंकार नहीं है, अर्थ में सुंदरता है। अर्थ वाली सुन लो, सुंदरता कैसी है? रमणी मुख शशि तुल्य है। तो यहां देखो, रमणी औरत को कहते हैं, नायिका औरत। तो वो कह रहा है औरत का जो मुंह है वो चांद, शशि चांद, चांद जैसा है। तुल्य मतलब बराबर, चांद के समान, चांद के बराबर, चांद जैसा। समझ आ रही बात है? तो अब कोई पूछे कि इसमें अलंकार है क्या? अब आपके दिमाग में वही है अलंकार, पुरानी वाली बात। अलंकार कहाँ है? दिख नहीं रहा। अलंकार कोई अलग से चीज़ नहीं है जो यहाँ आपको कहीं बैठी हुई दिख जाएगी। अलंकार का मतलब है इस पंक्ति में कुछ नयापन है क्या? मैंने शुरू में कहा था, कोई बात को आकर्षक ढंग से पेश करना वही सौंदर्य बढ़ाना होता है। ढंग से पेश करना, आकर्षक बनाना, सुंदर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से व्यक्त करना। तो यहाँ किसी बात को सुंदर तरीके से या कोई विशेष तरीके से पेश किया गया है क्या? हाँ, वो क्या विशेष तरीका है सुन लो, मैं आपको बता रहा हूँ। नयापन कथन में वही अलंकार है। नयापन क्या है? अगर आप नयापन नहीं ला रहे, साधारण शब्दों में बात कह रहे हो तो फिर उसमें अलंकार नहीं है। साधारण शब्दों में कह रहे हो तो, कोई नयापन लाने का प्रयास कर रहे हो तो अलंकार है। अब आपको सर हमें यहाँ नयापन तो दिख ही नहीं रहा, मैं दिखाता हूँ। नयापन है इसमें। यहाँ क्या नयापन है कि इस पंक्ति में एक शब्द है वो लिखा नहीं है फिर भी लिखा हुआ है। ये नयापन है इस लाइन में। कैसे? वो कह रहा है नायिका का जो मुंह है वो चांद के जैसा है, मतलब सुंदर है। तो इसमें छोटा सू
आधा ने, दे दवात और रे, ये शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ और यही लिखा हुआ है, कोयले जैसा है वो। तो उसने का और ला ये नहीं बोला, लेकिन कोयला बोलते ही उसने काला बोल दिया ऑटोमेटिकली, ना बोलकर भी बोल दिया। समझ आ रही क्या? कई बार हम ना बोलकर भी बहुत कुछ बोल देते हैं। पूजा पाजा की और अब यूं तो कह नहीं सकता कि हे भगवान मेरा जल्दी से ब्याह करा दे। यूं तो कहेगा तो माँ पास खड़ी है, बहन खड़ी है, शर्म आएगी, तो वो क्या बोलेगा कि हे भगवान मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ बूढ़ी है, घर का काम नहीं हो जाए, इसके लिए एक बहू ला दे रहे। तो मतलब है उसने अपने लिए ना मांग कर भी मांग लिया। तो यहाँ ना कह कर भी एक बात कह दी कि नायिका का जो मुंह है वो चांद जैसा है, मतलब और सुंदर लिखा है क्या कहीं भी? नहीं लिखा ना? फिर भी लिखा हुआ है ना? ना लिख कर भी लिखना नयापन है कि नहीं? बात कहने का आकर्षक तरीका है कि नहीं? तो बात कहने के आकर्षक तरीकों को ही अलंकार कहते हैं। समझ गया? सिंपल तरीके से बात करो। अगर मैं यहाँ यूँ लिख दूँ कि रमणी यानी नायिका औरत का मुंह सुंदर है, यूँ लिख दूँ रमणी का मुख सुंदर है, इसमें कोई नयापन नहीं है, मतलब इसमें अलंकार नहीं है। नयापन नहीं है मतलब इसमें अलंकार नहीं है। अब शायद अलंकार वाली परिभाषा वो भूत निकल गया होगा दिमाग से। कोई बात को आप विशेष ढंग से विशेष शैली में पेश करते हैं तो मतलब कहेंगे कि इसको सजाकर कहा गया है। सजाकर कहा गया है मतलब अलंकार है। इसमें जरूर नहीं है कि खेती करने वाले सारे इधर आ जाओ, यूं बोले, यूं कह सकते हो किसान इधर आ जाओ। समझ गए क्या? तो सजाकर कहा गया है, कोई जरूरत नहीं है आप कह दो इसमें अलंकार है। समझे कि नहीं समझे? पता लग जाएगा। किस तरह में कैसे पता लगेगा? लग जाएगा। एक तो ये देखो रमणी का मुंह सुंदर है, एक कह रहे चांद जैसा है, तो नयापन है कि नहीं? तो अलंकार है। अब अलंकार दो प्रकार के बताए थे। शब्द अलंकार जो शब्दों पर टिका होता है, शब्द हटा देते हैं, कूल की जगह किनारा लिख दे, तट लिख दे, तो वो सौंदर्य खत्म हो जाता है। कल कालिंदी कूल की, और कालिंदी की जगह यमुना नदी लिख दे, शब्द को हटा दे, अलंकार समाप्त हो जाएगा। इधर देखो चारू होता है सुंदर, चारू चंद्र मतलब चंद्रमा, चारू चंद्र की चंचल किरणें। अब यहाँ मैं चारू की जगह सुंदर लिख दूँ, सुंदर, या रम्य भी सुंदरी होता है, रम्य लिख दूँ। चंद्र की जगह मैं शशि लिख दूँ, शशि ना लिखूँ तो मैं मयंक लिख दूँ, मयंक चांद को ही बोलते हैं, या हिमांशु लिख दूँ, हिमांशु चांद को ही बोलते हैं। तो फिर यूँ सुंदर हिमांशु की चंचल, लय नहीं बनी, सौंदर्य खत्म हो गया, बात कहने का आकर्षक तरीका खत्म हो गया, आकर्षक नहीं बना तो अलंकार नहीं है। और इससे बन गया च चारू चंद्र चंचल किन्ने, आकर्षक बन गया, इसमें अलंकार है। कौन सा है? अगर इन शब्दों को हटा देता हूं तो अलंकार समाप्त हो जाता है, मतलब ये शब्दों पर ही सौंदर्य है, ये शब्दों पर, तो इसमें शब्द अलंकार है। क्या है? अब यहां देखो, यहां मैं शब्द बदलता हूं, रमणी की जगह लिखता हूं नायिका, औरत नायिका, और मुख की जगह लिख दो मुंह है, ये लिख दिया। शशि की जगह मैं चंद्र भी लिख सकता हूं, चंद्र। पहले एक को बदलते हैं, नायिका मुख शशि तुल्य है, मतलब बात जो गहरा भाव था वो तो ये था कि एक शब्द बिना लिखे लिख दिया, तो इससे क्या फर्क पड़ा? इसमें भाव जो निकल रहा है वो तो सुंदरी निकल रहा है ना, अर्थ तो सुंदरी निकल रहा है ना, वो तो खत्म नहीं हुआ ना। अच्छा, या मुख की जगह मुंह लिख देता हूं कि रमणी मुख शशि तुल्य है, और रमणी मुंह है शशि तुल्य है, तो सुंदर वो जो कहने का तरीका है भी एक शब्द बिना लिखे लिखा हुआ है, वो तरीका तो गायब नहीं हुआ ना, जबकि मैं शब्द बदल रहा हूं। अब मैं शशि की जगह चंद्र लिख दूं तो बात तो वही आगे भी सुंदर है, चंद्र तुल्य है, जबकि मैंने सुंदर लिखा ही नहीं और ये शब्द बदल दिया। तुल्य की जगह मैं लिख दूं सम मतलब समान, चांद के समान, चांद जैसा, सारे शब्द बदल रहा हूं, लेकिन जो नयापन था वो बरकरार है। नयापन क्या था कि सुंदर लिखा नहीं था फिर भी लिखा हुआ था, ये नयापन था। सुंदर शब्द लिखा नहीं है पर इसके कहने में भाव यही आ रहा है, शब्द बदल दे रहा हूं तो भी अलंकार समाप्त नहीं हो रहा, क्योंकि ये अलंकार शब्दों पर टिका नहीं है, अर्थ में टिका हुआ है। ये सुंदरता अर्थ पर टिकी हुई है, शब्दों पर नहीं टिकी हुई। और वो वाली कल कालिंदी कूल की कली वो शब्दों पर टिकी हुई है। भगवान भक्तों की बुरी बीती बगाइए वो शब्दों पर टिके हुए हैं,
चारु चंद्र चंचल किन्ने, वो शब्दों पर ही सुंदरता टिकी हुई है, यहाँ शब्दों पर टिकी हुई नहीं है। शब्द बदल रहे हैं तो ये भाव ये निकल रहा है, तो ये अर्थ अलंकार है, ये है अलंकार। या तो आप शब्दों को सजा दीजिए, शब्दों के सजाने की एक सीमा होती है, 5 लाइन 10 लाइन कितनी जोड़ सकते हैं, हर बार ऐसा तालमेल बैठता नहीं है, तो आप अर्थ में सुंदरता भर दो तो वो अर्थ अलंकार हो जाएगा। अलंकार तो बता दिए मैंने, अब रहेगी बात उनके नाम याद करने। और नाम याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, जब चीज़ समझ में आ जाती है तो नाम याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं नाम भी याद करा रहा हूँ, 20 मिनट लगेंगे, धैर्य से बैठे रहना। नाम याद कैसे करोगे, देखो, अगर एक ही वर्ण मतलब अक्षर, एक ही अक्षर बार बार आ रहा है तो उसका नाम रख देना अनुप्रास। अनुप्रास शोभा, अनुप्रास सुंदरता, अनुप्रास अलंकार। समझ आई बात है? शोभा बढ़ाने वाले कार्य की तो होते हैं ना, अनुप्रास नाम रखा हुआ है। अब ये आपकी कैपेसिटी है कि इसको याद रख पाते हो कि नहीं रख पाते हो। अगर मैंने आपको निशानी बता दी कि एक अक्षर होगा च, इसी से बनाऊंगा चारु चंद्र चंचल किरणें, तो च भगवान भक्तों की बुरी बीती भगाइए भय। तो एक ही अक्षर बार बार आए, एक अक्षर एक वर्ण की आवृत्ति हो, एक वर्ण की आवृत्ति हो, तो उसका नाम रखना है अनुप्रास। अब ये आपकी कैपेसिटी याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर आपको कोई बता दे, निशानी बता दे कि बड़े बड़े पैर होंगे, बहुत ही बड़े बड़े, काला लंबा चौड़ा और लंबी सी सूंड होगी, उसको हाथी बोलना है, बोल देंगे। कि ऐसे होता है इतना सा और धारी सी होती है और ऐसे बोलते हैं म्याऊं, उसको बिल्ली बोलना है, बोल देंगे। कि बिल्ली जैसा ही होता है लेकिन होता बहुत बड़ा है, और उसको शेर बोलना है, बोल देंगे। समझाई बात है? कि एक रस्सी सी होती है, यूं चलता है, यूं ऐसे फंसा मारता है, सांप बोलना है, बोल देंगे। तो एक अक्षर बार बार आएगा, उसको अनुप्रास बोलना है, बोल देंगे। नंबर नहीं लेना क्या? पास नहीं होना क्या? तो एक अक्षर बार बार आए, उसको अनुप्रास बोलना है, नहीं बोल दोगे? तो आपको याद रखना है कि एक अक्षर बार बार आए, उसको अनुप्रास बोलना है। अब आपको सर याद नहीं हो रहा, हो जाएगा, आज नहीं तो कल याद हो जाएगा। थोड़ा दिमाग में उठाओ कि एक अक्षर बार बार आएगा, उसको अनुप्रास बोलना है, एक अक्षर बार बार आएगा, उसको अनुप्रास बोलना है। अनुप्रास नाम याद रखना है। मुझे ये बताओ, मैं आपका आत्मविश्वास जगाता हूँ। देखो इधर, आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं? और 45 है, तो आपके 45 के नाम याद है ना? कि ये मोहन मेरी क्लास का है, याद है कि नहीं है? मान लो 45 है आपकी क्लास में बच्चे, और 3 बच्चों का नया एडमिशन हो जाता है, 48 हो गए, तो क्या वो 3 बच्चों के नाम आपके याद नहीं रहेंगे? आज नहीं तो कल तो हो जाएंगे ना? परसों तो हो जाएंगे ना? एक क्लास में, आपकी क्लास में 25 बच्चे, तो आप 25 को जानते हो, उनका नाम याद है। और उसी में 25 की बजाय आपकी क्लास में 30 बच्चे हो, तो आपके 30 के नाम याद है। और 40 है तो 40 के नाम याद है। तो 10-15 बच्चे बढ़ रहे हैं, 25 से 40 हो रहे हैं, 25 है तो भी याद रहेंगे, 40 है तो भी याद रहेंगे। आपके लिए 45 है और 45 के नाम आपको याद, आप बता दोगे ये मेरी क्लास का है। मुझे ये बताओ, वो 10-12 लड़के जो नए बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा आए हैं, 30 की बजाय 45 हो गए, 15 आ गए, उनके नाम आपके याद हैं, वो क्या देंगे आपको? ये नाम याद रख लो, नंबर आएंगे। वो बच्चे सही बताओ मुझे, आपकी क्लास में आपने कहा 45 है, 3 एडमिशन कल और आ जाते हैं, तो उनके 3 के आपके नाम याद नहीं रहेंगे क्या? क्यों याद करते हो उनके नाम? क्या नंबर देंगे क्या वो? ये तो नंबर देंगे कि एक अक्षर बार बार आएगा, उसको अनुप्रास बोलना है, रह जाएगा ना याद? अब मैं सीरियल वाइज इनको बताता हूं, ध्यान से सुनना।
हाँ चुप हो। आपके रूटीन में 10वीं 11वीं 12वीं में ये अलंकार आते हैं आपके, ठीक है ना। तो आपके सिलेबस में इन्हीं में से है, तो इनको थोड़ा याद करता हूँ। वैसे अलंकार की कोई निश्चित संख्या नहीं है। पुराने जो कवि थे अपने काव्य को सुंदर ढंग से कहने के लिए उनमें अलंकार भरते थे। किसी ने 20 अलंकार का प्रयोग किया, किसी ने 25, किसी ने 30, किसी ने 50। एक था आचार्य केशव जी ने अपनी एक कवि प्रिया, एक किताब है कवि प्रिया केशव की लिखी हुई है, उसमें उसने 105 अलंकार भर दिए। इतने इतने अलंकार, इतने इतने बात कहने का अलग अलग तरीका, हर पंक्ति में नयापन, हर पंक्ति में नयापन। तो लोग समझ ही नहीं पाए, उस किताब को समझ नहीं पाए। वो किताब दुरूह हो गई, यानी दोहरी, यानी कठिन, यानी क्लिष्ट हो गई, समझ में नहीं आई। और इसी कारण ये इतने इतने अलंकार क्यों भरते थे मैं बताता हूँ। देखो, कोई भी कवि कविता लिखता है तो वो सोचता है, चाहता है, उसकी इच्छा होती है कि मैं भारत का महान कवि कहलाऊं, है ना। तो अगर साधारण पंक्तियां जोड़ूंगा, साधारण वाक्य, तो साधारण वाक्य तो पंक्ति जोड़कर कविता कोई लिख देगा, उसको महान कवि कौन कहेगा। अरे यूँ तो मैंने 5-7 कविताएं लिखी है, तो क्या मैं भारत का कवि हो गया? नहीं, कोई नहीं जानता मुझे, नहीं समझाई बात है। तो वो क्या करते हैं, गजब तरीके से काव्य को सजा कर लिखते हैं, सजाकर कथन को आकर्षक बनाते हैं, मतलब अलंकारिक करते हैं, अलंकारिक सुंदर बनाते हैं उसको, है ना। तो ताकि वो श्रेष्ठ कवि कहलाएं। उनमें पांडित्य, आचार्य कहलाने का एक तरह से और थी उनमें, आचार्य कहलाने की। तो आचार्य केशव ने श्रेष्ठता अपने वाहवाही लूटने के लिए कह दो, या अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए कह दो, अपनी कवि प्रिया किताब में 105 अलंकार भर दिए। वो लोगों के समझ में नहीं आए, वो किताब पढ़ी नहीं गई। तो साहित्य में, हिंदी साहित्य में एक प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य का कठिन काव्य का प्रेत होता है भूत। कठिन काव्य जो समझ में नहीं आई, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? आचार्य केशव को। किसको कहते हैं? आचार्य केशव। उसको कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहते हैं? इतना कठिन लिख दिया, इतने अलंकार भर दिए, किसी के समझ में नहीं आए। साधारण जो नयापन है, साधारण नयापन वो तो पहचान लेंगे, लेकिन उसने तो पता नहीं कौन कौन सी उत्कृष्ट शैली अपनाई है, कौन कौन से तरीके अपनाए, कैसे किस ढंग से कथन को पेश किया है, तो वो समझ से बाहर हो गया। 105 अलंकार समझ में आने मुश्किल हो जाते हैं। तो आपके तो इतने से ही हैं 10th में, तो ठीक है। अगर 12वीं में 1-2 और आ जाते होंगे, साहित्य में 2-4 और BA करता है कोई, उसके 2-4 और। कहने का मतलब है अगर आप MA तक भी करते हो तो 30-35 अलंकार रूटीन में चलने वाले हैं, लेकिन आपको तो 30-35 भी नहीं करने, इतने याद रखने हैं। अब मैं आपको याद करवा रहा हूँ, सुन लेना ध्यान से। एक ही अक्षर यानी वर्ण बार बार आए, वर्ण की क्या हो? वर्ण की क्या हो? आवृत्ति। क्या हो? आवृत्ति। उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण मैंने बता दिए 3-4, समझ गए? एक वर्ण की अक्षर की आवृत्ति होगी। चारु चंद्र की चंचल किन्ने, इसमें शब्द दोबारा नहीं आ रहा, अक्षर दोबारा आ रहा है। चारु में च, चंद्र का च, चंचल का च। समझ आ रही बात है? अब आ जाओ यमक, इसको याद कैसे करें? देखो इधर, यमक का अगर आप अर्थ देखना चाहो डिक्शनरी में, शब्दकोश में, तो आपको इसका अर्थ मिलेगा 2। क्या मिलेगा? 2। तो बस इसी से याद रख लेना कि एक शब्द वर्ण नहीं, अक्षर नहीं, शब्द दोबारा आएगा, 2 बार आएगा, उसको यमक बोलना है। लेकिन दोनों बार अर्थ अलग अलग मिलेगा। 2 बार तो इसमें भी आएगा। ये देखो एक और लिखता हूं मैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मतलब एक कथन दोबारा आएगा। पुनः उक्ति, उक्ति होता है कथन, पुनरुक्ति एक शब्द दोबारा आएगा, पुनरुक्ति, पुनरावृत्ति होगी उसकी। कैसे? धीरे धीरे पवन संचरई की धीरे धीरे हवा बह रही है, होले होले धीरे धीरे हवा बह रही है, तो धीरे धीरे पवन संचरई, तो यहाँ धीरे धीरे डबल आया है, आवृत्ति हुई है इसकी, आवृत्ति। पर इसका भी अर्थ धीरे ही है और इसका अर्थ भी धीरे ही है।
घोड़ा तेज तेज दौड़ने लगा, तो पहले तेज का मतलब भी तेज ही है, दूसरे का मतलब भी तेज ही है, वो डबल कर दिया उसने, आवृत्ति बढ़ा दी, तो पुनरावर्ती पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है उसमें। इसमें कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति। पुनरुक्ति का टुकड़ा करेंगे तो पुण्य है, प्लस में उक्ति, पुण्य मतलब दोबारा। ये याद हो जाएगा क्या? हाँ, तो याद हो गया तो इसको कम करो, ठीक है। अब यहां देखो, जैसे देखो चिर परिचित वाक्य है ये, चिर परिचित पंक्ति है ये। कनक कनक ते 100 गुणा मादकता अधिकाय, 100 गुणा मादकता, मादकता है नशीलापन, अधिकाय मतलब अधिक, अधिकाय। ध्यान से सुनो, कनक कनक ते 100 गुणा मादकता अधिकाय। वो यहाँ कह रहा है कि कनक है ना, उसमें कनक की बजाय ज़्यादा नशा है। कनक में कनक से ज़्यादा नशा है। कनक में कनक से ज़्यादा नशा है, जची नहीं बात है। मतलब अगर मैं यूं कहूं कि पंखे से कूलर में ज़्यादा ठंडी हवा आती है, ये तो ठीक है, जमगी बात है। अगर मैं कहूं कूलर में कूलर से ज़्यादा ठंडी हवा आती है, आपको हंसी आई है ना? अगर मैं कहूं हाथी से घोड़ा तेज दौड़ता है, तो जमगी बात है। मैं कहूं घोड़े से घोड़ा तेज दौड़ता है, तो ये कह रहा है कि कनक से कनक में ज्यादा नशा है। तो यहां वो कनक कनक का अलग अलग अर्थ ले रहा है। इस कनक का मतलब होता है सोना, इसका मतलब होता है धतूरा, जो एक नशीला पदार्थ होता है। वो कह रहा है सोने में धतूरे से ज्यादा नशा है। इसके 2 अर्थ हैं। कनक के धतूरे को भी कहते हैं। एक एक शब्द के 2-2 3-3 अर्थ नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं। आम, एक तो आम है अम्र, अम्र जिसको संस्कृत में अम्र कहते हैं, ये वाला, समझ गए क्या? एक तो ये आम, और एक होता है आम मतलब होता है साधारण, मैं आम आदमी हूँ, साधारण मामूली, समझ गए क्या? एक होता है खास आदमी, एक होता है आम। ये विलोम है, अपोजिट है, विलोम शब्द है। आम का खास, खास का अपोजिट लिखो, खास का विलोम लिखो आम। खास आदमी, आम आदमी। तो इसके 2 अर्थ हैं कि नहीं? एक शब्द के 2-2 3-3 अर्थ निकलते हैं, उनको बोलते हैं अनेक अर्थी शब्द, अनेक अर्थ वाले। तो यहाँ कनक जो शब्द है ना, उसके 2-3 अर्थ निकल रहे हैं, तो इसने 2 बार प्रयोग में ले लिया, 2 बार। उसको पता था लिखने वाले को कि कनक के 2 अर्थ हैं, एक तो सोना होता है और एक होता है धतूरा, तो उसने 2 बार लिख दिया इसको, 2 बार, 2 यमक 2 बार लिख दिया और नयापन दिखा दिया। कह रहा है कि सोने में धतूरे से ज़्यादा नशा है। क्यों? क्योंकि धतूरा तो खाने से, पेट में जाने पर नशा होता है, और सोना तो पेट में ना जाए, पाने से ही पास आ गया ना सोना, अब वो किसी भाई बंधु रिश्तेदार को पूछेगा ही नहीं, अहंकार से भर जाएगा। अगर किसी के पास अनाप शनाप दौलत आ जाती है, वो रिश्तेदारों को गिनता ही नहीं है, दोस्तों को सीधे मुंह बात नहीं करता, घमंड में रहता है। समझ आई बात? तो कह रहा है कि सोने में धतूरे से ज्यादा नशा है, यूं कह रहा है। तो 2-2 अर्थ निकाले कि नहीं निकाले? अब यहां देखो, एक शब्द 2 बार आएगा और दोनों बार अर्थ अलग अलग दिखाएगा, तो उसको यमक बोलना है। आज नहीं तो कल याद हो जाएगा, क्योंकि आपने भी कहा है कि अगर हमारी क्लास में 25 बच्चों की बजाय 35 भी होते तो 35 के याद होते हमारे नाम, तो 10 के नाम ज़्यादा याद करने पड़े हैं, तो इनके कर लो, ये तो नंबर आएंगे, तो याद तो हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अलंकार समझ लेना पर्याप्त होता है, नाम तो याद हो जाएगा। हो जाता है कि नहीं हो जाता? अब ये आपने खुद ने कहा कि हमारी क्लास में 45 बच्चे हैं, सबके नाम याद हैं, और 50 होते तो 5 इनके याद कर लो, याद हो जाएंगे। कैसे याद करोगे? एक अक्षर बार बार आएगा ना, अक्षर अक्षर, तो अनुप्रास बोलना है, और एक शब्द दोबारा आ जाएगा, अर्थ अलग अलग होगा, तो यमक बोलना है। नाम याद रखना बड़ी बात नहीं है, अलंकार समझना बड़ी बात है, नाम याद तो रह जाते हैं।
कई कई चिढ़ाने के लिए नाम रखते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कन्नड़। आपको नहीं बोलना ऐसे, ठीक है ना, ये अच्छी भाषा है, नहीं बोलना। मैं तो हंसाने के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा आपको बताने के लिए, क्योंकि कई देर से आप गुमसुम बैठे हो। वो जो कनक कनक पास पास आया था, यमक अलंकार में पास आने की जरूरत नहीं है, वो दूर भी आ सकता है। लेकिन जो पुनरुक्ति है ना, पुनरुक्ति एक कथन दोबारा आ रहा था, तेज तेज धीरे धीरे, वो क्या है, पास पास आएंगे, उनके बीच में योजक चिन्ह मिलेगा। और ये दूर दूर भी आ सकते हैं। ये देख लो, सजना है मुझको सजना के लिए, तो ये तो सजना मतलब संवरना, ये वर्ब है, क्रिया है, क्रिया है ये। और ये सजना मतलब साजन, या नायक है तो नायिका है तो नायक, हीरो है तो हीरोइन, हीरोइन है तो हीरो, समझिए क्या। तो यहाँ इसका अलग अर्थ है, इसका अलग अर्थ है। तो एक शब्द दोबारा आए, अर्थ अलग अलग हो, तो यमक अलंकार कहलाता है। याद हो गए दो? अब देखो, इसको याद करा देता हूँ, छोटा सा है, जल्दी याद हो जाएगा। मानवीकरण अलंकार, ध्यान से सुनो। मानवीकरण, प्रकृति की चीजों में वो क्रियाकलाप दिखा देना जो मानव करता है। कैसे? कोई कवि है और पार्क में बाग में गया और उसका मन थोड़ा चंचल है, फ्रेश मूड में है, और वो सोचता है कि दो चार पंक्तियाँ कविता की लिखें। तो वो पुष्प जो खिल रहे हैं उनको देख करके लिखेगा, कोई भी लाइन जोड़ेगा, अपनी कविता बनाएगा। खिल रहे थे पुष्प मंद मंद, है ना, मुस्कुरा रहे थे, है ना। तो मुस्कुराता कौन है? मानव। और वो फूल को कहते हैं मुस्कुरा रहे थे, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार हो गया। दोबारा सुनो, प्रकृति में वो क्रियाकलाप दिखा देना जो क्रियाकलाप मानव करता है, वो मानवीकरण अलंकार होता है। खुश मिजाज नहीं है, घर से मैडम से श्रीमती जी से लड़की आया है, खुद के मन में उदासी है, तो वो क्या कहेगा? प्रकृति आंसू बहा रही थी, प्रकृति का कण कण रो रहा था। अगर कोई लाइन जोड़े, वो पंक्ति जोड़े, तो वो बूंद गिरती है ना ओस की पत्तों से, तो कह रहा है प्रकृति रो रही थी। तो रोता कौन है? मानव। और वो प्रकृति को बता रहा है, तो मानवीकरण अलंकार है। समझे बात है? हरी हरी घास है जमीन पर, तो अगर कवि लिखेगा कि हरियाली सोई हुई थी या लेटी हुई थी, इस तरह के वो शब्द यूज करता है, तो लेटता कौन है, सोता कौन है? मानव। और वो कह रहा है यहाँ प्रकृति के माध्यम से, तो मानवीकरण अलंकार हो गया। समझाई बात? पूरी प्रकृति उदास बैठी थी, तो उदास तो आदमी बैठता है, तो वो प्रकृति को कह रहा है। तो ऐसी लाइनों में कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण। याद हो गया ये? अनुप्रास भी याद हो गया ना, एक अक्षर बार बार आएगा। और यमक एक शब्द दोबारा आएगा, शब्द, और दोनों बार अर्थ अलग अलग होगा। आप धैर्य से सुनते रहे, अलंकार दोबारा नहीं करने पड़ेंगे, यही याद हो जाएंगे। अब श्लेष देखो, श्लेष अगर आपके साइंस है तो एक विज्ञान में शब्द आता है श्लेष्मा झिल्ली, वो चिपचिपा पदार्थ छोड़ती है, चिपचिपा पदार्थ। मैं तो ये आपको याद करवाने के लिए बोलता हूँ। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। श्लेष्मा झिल्ली होती है तो उसमें चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि शब्द का अर्थ ध्यान में आ जाए, तो उसके माध्यम से ये याद हो जाएगा। तो श्लेष का मतलब चिपकना। चिपकने का मतलब अब यूं जोड़ लो कि एक शब्द में दो दो तीन तीन अर्थ चिपके हुए होंगे। मतलब ये है एक शब्द के ही कई कई अर्थ निकलेंगे। अभी बताया था मैंने, आम के दो अर्थ हैं कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके कई अर्थ निकलते हैं। जैसे एक शब्द है सारंग, बहुत सारे अर्थ हैं इसके। तो श्लेष में एक ही शब्द में दो दो तीन तीन अर्थ निकलेंगे। कैसे? वो देखो, यहां देखो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो रहीमन पानी राखिए, ये दोआ है, दोआ। दोआ दो तो पंक्तियों में आता है, उसके चरण चार होते हैं।
दोहा हमेशा ही 2 पंक्तियों में आएगा, चौपाई हमेशा ही 4 पंक्तियों में आएगी, चौपाई हमेशा ही और दोहा हमेशा ही, लेकिन उसके चरण 4 होंगे। ये रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो इसके चरण 4 हो गए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो 2 तो विषम चरण होंगे और 2 सम चरण होंगे। समझे बात है? अब यहाँ मैं अलंकार समझा रहा हूँ आपको। तो रहीमन पानी राखिए, वो कह रहा है, रहीम जी कह रहे हैं कि आदमी को पानी रखना चाहिए, बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब सुना है, बेकार है। तो इसमें तो कोई नयापन नहीं है, अलंकार है नहीं, छोड़ो इसको, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसमें नयापन है ही नहीं। नयापन कोई तो अलंकार बताया था, इसमें कोई नयापन नहीं है। सीधा कह रहा है, रहीम जी कह रहे हैं कि आदमी को पानी रखना चाहिए, पानी के बिना सब बेकार है। यहाँ कोई नयापन नहीं है, यहाँ है नयापन। कैसे? देखो इधर, वो कह रहा है पानी गए न उबरे। अगर पानी चला जाता है, पानी गए न उबरे, उभार नहीं आ सकता, उनमें गुण नहीं दिखाई दे सकते, उनमें चमक नहीं आ सकती, वो अपना फल नहीं दिखा सकते या फलित नहीं हो सकते। पानी गए न उबरे, कि पानी चला जाता है तो उभार नहीं आ सकता। किन में? मोती में। कि पानी गया तो मोती कोई काम का नहीं है, तो पानी चला गया तो मोती, तो फिर पानी वो पानी है जो पी रहे हैं। वो कह रहा है पानी नहीं है तो मोती बेकार है, मतलब जो चमक नहीं है, चमक है, तो फिर मोती किस बात का? फिर तो पत्थर है। अरे चमक ही नहीं रहा तो मोती कौन कहेगा उसको? पत्थर के समान है, फिर तो चमकते हैं तो ही तो मोती हैं। तो कह रहा है कि पानी गए न उभरे मोती, कि अगर पानी चला जाता है तो मोती में कोई उभार नहीं आता, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। तो यहाँ चमक आ गया। इसके लिए दोबारा सुनो, पानी गए न उभरे, अगर पानी चला जाता है तो उनमें कोई उभार नहीं आ सकता। किसमें? मनुष्य में। कि पानी गया तो मनुष्य कोई काम का नहीं। तो यहाँ पानी का मतलब होता है इज्जत है। कैसे? अगर आपने सुना होगा कि मैं उनके घर गया था, उसने ऐसी खरी खोटी सुनाई, मैं तो पानी पानी हो गया, मतलब शर्मसार हो गया। पानी पानी होना मतलब शर्मसार होना, कि इसकी तो आंखों का पानी मारा गया। पानी मतलब इज्जत है, तो हमें पानी को इज्जत से कहते, यहाँ का पानी उतर गया, हो बिल्कुल ही, मतलब शर्म गई के तेरी। समझा रही बात है? तो वो कह रहा है पानी गए न उभरे मानुष, कि पानी नहीं है तो मनुष्य कोई काम का नहीं है। बिना इज्जत के यूं तो जिंदगी तो पशु भी पूरी करके जाते हैं, कुत्ते भी तो जी कर जाते हैं धरती पर। आदमी मान सम्मान से जिए वही आदमी है। मान सहित विष पिए कौन? शिव जी। तभी तो पूछते हैं। अब है आगे देखो, पानी गए न उबरे चून, आटा, कि अगर पानी नहीं है तो आटा बेकार, पानी है तो आटा। आप भूखे हैं 4 दिनों के और पास में आटा पड़ा है, पेट भर लोगे क्या? सूखा आटा खा जाओगे, अंतों में चिपक जाएगा, मर जाओगे कहीं। तो रोटी बना कर खानी पड़ती है। अब पानी नहीं है तो 2 बोरी पिसा हुआ है, 5 कट्टे, 50 किलो, 100 किलो, लेकिन वो आटा हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो कह रहा है पानी गए न उबरे चून, कि पानी के बिना आटा बेकार है। तो यहाँ पानी का मतलब पानी है, जल है, जल, कि जल नहीं है तो आटा बेकार है, आटा पड़ा पड़ा बेकार है, नहीं खा सकते। तो पानी के कितने अर्थ निकाल दिए? 3। तो एक ही शब्द के 3 अर्थ निकल गए। तो इसी के अंदर 3 चिपके हुए थे। श्लेष मैंने कहा चिपकना, तो श्लेष को ऐसे याद रख लो कि एक ही शब्द में 2 या 3 अर्थ निकलेंगे। तो ये श्लेष हो गया। श्लेष चिपकना थोड़ा बहुत याद रखो, जैसे यमक का मतलब होता है 2, है ना? थोड़ा थोड़ा याद रखो तो याद हो जाते हैं। वही बात है, क्लास में 4 लड़के फालतू एडमिशन हो गए तो आज नहीं तो कल नाम तो याद होना ही है, और अलंकार समझ गए, नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं। ये याद हो गया। अब आओ, इन तीनों को एक साथ बताऊंगा, और इसके लिए आपको थोड़ा सा अतिरिक्त धैर्य रखना पड़ेगा, अतिरिक्त ध्यान लगाना पड़ेगा। पहले वाले जो थे वो तो शब्दों के अर्थ बता बता करके सेट कर रहा था मैं आपके दिमाग में, कोशिश कर रहा था कि यहीं समझ में आए, यहीं याद हो, घर पर कम माथा फोड़ी करनी पड़े। तो यहाँ थोड़ा सा एक्टिव होना, ये 3 भी यहीं याद करवाऊंगा। यमक में क्या होता है, रूपक में क्या होता है, इसमें क्या होता है? इसमें उपमेय और उपमान का गुण होता है इसमें,
और इसमें भी उपमेय और उपमान का गुण होता है, उपमान का गुण होता है, इसमें भी उपमेय और उपमान का गुण होता है। ये तो हो गई रटने वाली बात, हमें रटना नहीं है, समझना है क्या है उपमेय उपमान। समझने के साथ आगे बढ़ते हैं तो वो चीज़ वो टॉपिक वहीं क्लियर हो जाता है। नहीं तो परिभाषा लिख लिख के रट्टा मारोगे, तीसरे टेस्ट में रट्टा मारोगे, हाफ ईयरली में रट्टा मारोगे, वार्षिक परीक्षा में रट्टा नहीं मारना, समझना है। तो पहले तो ये देखते हैं उपमेय उपमान क्या होता है। मुझे कई बार मैं जाता हूँ कोई बस में, कोई पता लग जाता है कि तो हिंदी वाले गुरुजी हैं, तो मुझे यूँ ही कोई रास्ते में चलते रास्ते में या बस में पूछ लेते हैं कि सर एक बात बताना, उपमेय उपमान क्या होता है। और वो पूछते हैं सर विशेष्य विशेषण क्या होते हैं, ये समझाओ। विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण क्या होते हैं। अब मैं इनको समझाने के लिए तो एक और शब्द का सहारा लेता हूँ। ये कुछ होते नहीं है। पहले तो ये देखो कि कोई चीज़ नहीं है जो मैं ला करके दिखाऊं कि ले ये विशेष्य है, ठीक है। समझने की कोशिश करना, यहाँ समझा रहा हूँ। जैसे एक शब्द है शोषण, क्या शब्द है बेटा, शोषण। अब एक बहुत बड़ा जमींदार है, कोई भी नाम रख लो, राम स्वरूप, राम स्वरूप कोई बहुत बड़ा जमींदार है। ये कोई छोटा है, डालू नाम रख लो, डालू राम, डालू। इसके पास ज़मीन बहुत कम है, इसको लड़की की शादी करनी है और ये 1-2 बीघा या 5 बीघा इसको दे देता है कि ये आप एक बार रख लो, मुझे कुछ 5 लाख रुपए दे दो, मैं लड़की की शादी करना चाहता हूँ। ये कहता है ठीक है, बदले में ज़मीन आ रही है एक बार सस्ते में, तो ये ले लेता है। अब इससे क्या है, 10 बीघा थी, पास में 5 ही रह गई। अब 5 से घर का खर्चा ही नहीं निकल रहा, कई बार बरसात ज़्यादा हो जाती है, कई बार बरसात होती नहीं, तो इसका जो कर्जा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, उतर नहीं रहा। अब ये कहता है इसके पास जाकर कि आप मेरी 10 की 10 बीघा एक बार दे दो, मैं पैदा करके आपका कर्जा उतार दूँ। वो कहता है नहीं, ये उल्लू किसी और को बनाना, चल हट भाग। अब दे नहीं रहा, इससे कर्जा उतर नहीं रहा, ये उसकी ज़मीन हड़पना चाहता है। मैं इस बात से ये बताना चाहता हूँ कि ये इसका शोषण कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है ना, क्या हो रहा है। तो इसको बोल देंगे शोषक और इसको बोल देंगे शोषित। समझ में आई नहीं क्या आपकी बात है, क्या बोल देंगे इसको। अब कोई कहे सर शोषक शोषित क्या होते हैं। अरे कोई चीज़ थोड़ी होती है कि ले ये शोषक है, ले देख ले। मतलब हमने नाम बना लिया, जो शोषण कर रहा है उसको शोषक बोल देंगे, जिसका हो रहा है उसको शोषित बोल देंगे। समझाई क्या बात है। अब आप शोषण शोषित समझाना चाहो तो आप कहो ये डालू। अरे डालू तो आदमी है, कमला का पिताजी है बेचारा, नहीं क्या, पर उसको हम शोषित कह देंगे क्योंकि वो पीड़ित है। तो ऐसे ही नाम रखे हुए हैं। तो देखो इधर मीठा आम, अगर मैं इतना ही लिख दूं मीठा तो आपको क्या, मैं कहूँ मीठा, आपको कि क्या, मीठा आम, मीठा दूध, मीठा केला, मीठा फल, है ना, क्या मतलब ये विशेषण है, विशेषण विशेषण। पर इसका विशेष्य तो बता, मतलब विशेष्य बता, मतलब किसको कह रहा है मीठा, इसका विशेष्य तो बता। तो अगर मैं लिख दूं मीठा आम तो ये तो हो गया विशेषण और ये हो गया विशेष्य। अगर मैं यहाँ लिख दूं केला तो इसका विशेष्य बदल गया, विशेष्य केला हो गया। अब कोई पूछे मीठा क्या, इसका विशेष्य। विशेष्य का मतलब किसको कह रहे हो मीठा, विशेष्य का मतलब मीठा किसको कह रहे हो, इसका विशेष्य क्या है, मतलब केला है, मीठा क्या केला है, मीठा क्या केला है, मीठा क्या आम है। तो ये विशेष्य और ये विशेषण है, ऐसे बोल देते हैं। अब आप कहोगे कि शोषक तो रामस्वरूप है, रामस्वरूप तो आदमी है, नहीं समझे, पर इसको कह देंगे जब तक ये कर रहा है और इसने शोषण बंद कर दिया तो नहीं कहेंगे शोषक, तो यूं ही कहते हैं। अब आओ इधर क्या है, अब अलंकार के माध्यम से समझा रहा हूं ये चीजें, ध्यान से सुनना। मैंने पहले ही बताया था अलंकार होता है बात को विशिष्ट ढंग से कहना, बताया था कि नहीं। तो पहले के जो कवि थे उनमें आचार्यत्व की होड़ रहती थी कि मैं बढ़िया लिखूं, तो वो क्या करते थे, जो वर्णन करना है, वर्ण विषय जिसका वर्णन करना है उसका सीधा वर्णन नहीं करते थे। मैंने पहले बताया सीधी 4 लाइन तो मैं भी जोड़ दूंगा तो क्या मैं भारत का कवि वो हो जाऊंगा, नहीं समझे क्या।
तो वो क्या करते हैं, जिस चीज़ का वर्णन करना है ना, वर्णन करने के लिए कोई ना कोई प्रकृति से उपमान चुराएंगे, उपमान कोई ना कोई चुराएंगे। जैसे मान लो उनको नायिका का मुंह का वर्णन करना है, तो वो नायिका के मुंह को सुंदर बताने के लिए सीधा नहीं कहेंगे नायिका का मुंह सुंदर है, तो इसमें तो आकर्षण आया ही नहीं, नयापन आया ही नहीं, लाइन में नयापन नहीं आया, सीधी लाइन है ये तो कि नायिका का मुंह सुंदर है। अब वो कहेंगे कि नायिका का मुंह चांद है, चांद जैसा है, तो चांद को ले आए ना, तो चांद उपमान है और जिसका वर्णन कर रहे हैं वो उपमेय है। अब आपको इसमें होता है तो इसमें भी होता है क्या? अरे बात करने का तरीका है अलंकार, तो इसमें यही तरीका आजमाएगा वो। कौन सा तरीका? कि सीधी बात नहीं करेगा, जिसका वर्णन करना है उसके लिए प्रकृति से कोई माध्यम चुराएगा। मान लो उसको भगवान कृष्ण के पैरों का वर्णन करना है, पैरों को कोमल सुंदर बताना है, तो भगवान कृष्ण के पैर, अब इसकी तुलना के लिए प्रकृति से कोई उपमान चुराएगा, तो वो चुराएगा कमल, तो वो कहेगा चरण कमल, यानी कमल के समान चरण। तो प्रकृति से उपमान चुराता है कि नहीं चुराता? और वो नहीं चुराए तो बेटा, तो सीधी लाइन बोलेगा तो अलंकार रहेगा ही नहीं। अलंकार मतलब उसमें नयापन नहीं रहेगा, नयापन है, तो नयापन लाने के लिए प्रकृति से उपमान चुराएगा कि नहीं चुराएगा? अलंकार क्या है? बात कहने का एक तरीका है, बात कहने की एक शैली है। सीधी बात कहेगा तो सुंदरता है ही नहीं, और बात करने के लिए कोई माध्यम चुराएगा, माध्यम, तो माध्यम इसमें चुराता है, माध्यम इसमें चुराता है, माध्यम इसमें चुराता है, तो जो माध्यम है प्रकृति से उसको उपमान बोल देंगे, और जिसका वर्णन करना चाह रहा है उसको उपमेय बोल देंगे। क्यों? क्योंकि जिसका वर्णन करना चाह रहा है सीधा उसी का वर्णन कर देगा। मुंह सुंदर है तो अलंकार है नहीं, मुंह सुंदर है अलंकार है नहीं, मुंह चांद से जैसा है अब नयापन है, तो प्रकृति से उपमान चुराएगा कि नहीं चुराएगा? बात कहने की शैली बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हाँ, तो इसमें भी उपमेय उपमान, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब इन तीनों में फर्क क्या है वो देख लो। फर्क ये है कि उपमा में उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, तुलना की जाती है, ठीक है। अब देखो रूपक में उपमेय पर उपमान को आरोपित कर दिया जाता है, आरोपित कर दिया जाता है। अब इसमें देखो उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की कल्पना कर ली जाती है। नए नए तरीके अलग अलग तरीके, तो अलग अलग अलंकार के नाम बन गए, अलग अलग तरीके तो अलंकारों के अलग नाम रख देंगे। दोबारा सुनो, कवि किसी का भी वर्णन करना चाह रहा है, नायिका को सुंदर बताना चाह रहा है, उसके पैरों को, उसकी आंखों को, उसकी चाल को, मृग, उसकी आंखों की मृग नयनी की, मृग होता है हिरण, नयन मतलब आंख, तो हिरणी जैसी आंखों वाली मृग नयनी, तो यूं वो प्रकृति से मृग को उठा लिया, समझ यही बात है। तो नए तरीके से बात करता है, वही नयापन होता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा अलग अलग नयापन क्या कर रहा है वो समझो आप। अगर उसने कह दिया कि नायिका का मुख सुंदर है, तो यहाँ कोई नयापन नहीं है, सीधी बात बताइए कि नायिका को मुंह सुनो है, सीधी बात है, कोई नयापन नहीं, अलंकार है ही नहीं। अब देखो नायिका का मुख शशि यानी चंद्रमा के जैसा है, तुलना कर रहा है वो चांद से, चांद जैसा है, तुलना कर रहा है, तो इस लाइन में उपमा अलंकार है, ठीक है। अब देखो नायिका का मुख चांद ही है, मतलब मुंह पर चांद ने आरोपित कर दियो, अलग अलग कौन करो, यानी उपमेय और उपमान, जब वो वर्णन करना चाह रहे मुंह उपमान चांद, बा में एकाकार कर दियो, भेद नहीं किया, अभेद कर दिया, अभेद, ध्यान से सुनते रहना। अभेद मतलब भेद हुआ अंतर, भेद होता है अंतर, उसने अंतर नहीं रखा, मुंह कोई चांद बोल दिया, तो अभेद कर दिया, किसको और किसको, उपमेय और उपमान को, उनमें अभेद कर दिया, एकाकार कर दिया, आरोपित कर दिया। अब ये देखो उपमेय में उपमान की कल्पना, तो देखो नायिका का मुख मानो चांद है, कल्पना कर रहा है। अब इसको मैं एक साधारण तरीके से बताता हूँ। जैसे मान लो कोई लड़की है और एक्स्ट्रा क्लास है, पेपर है,
और उनके पड़ोस में, चाचा ताऊ के पड़ोस में कोई लड़का है और उसके वो शादी के बाद मुकलावा होता है, एक बार पत्नी को लाते हैं, है ना। तो लड़की सोचती है कि मेरा तो आज प्री बोर्ड है, पेपर है, 2-3 घंटे बाद आऊँगी, शाम को आऊँगी, तब तक तो वो उनकी जो बहू है वो आकर चली जाएगी। वो अपनी दादी को कहती है कि दादी मेरा तो प्री बोर्ड है, मैं तो स्कूल जाऊँगी, पर तू उनके घर जाके देखे ना उसकी बहू कैसे है, क्योंकि वो तो आते ही वापस जाएंगे, उनको बम्बई जाना है, मैं आऊँगी तब तक तो मिलेंगे नहीं, तू देख रहना, मुझे बताना कि ये शरारती खुद तो काला सा है, इसकी पत्नी कैसी है, मुझे देख कर बताना तू। अब दादी जाएगी और वो लड़की शाम को आई है स्कूल से कि दादी वो उनकी वो बहू आई थी कि हाँ गई क्या, कहाँ वो तो चले गए। तो क्या दादी कैसी थी उनकी बहू, अब दादी बता रही है उसकी बहू कैसी थी। अगर दादी कहेगी बेटा उसकी बहू तो सुंदर थी, तो दादी ने सीधी बात कर दी, कोई नयापन नहीं है, कोई अलंकार नहीं है। और दादी कह दी कि भाई वो उसकी पत्नी तो चांद जैसी थी, चांद जैसी, तुलना कर रही है, तो दादी उपमा अलंकार में बात कर रही है, समझाई बात है। और दादी ऐसे बोले भाई बू तो क्या है, चांद ही है, चांद को मुंह पर आरोपित कर दिया, यानी चांद में और मुंह में कोई भेद नहीं छोड़ा। तो दादी कौन से अलंकार में बात कर रही है, रूपक में बात कर रही है। अब आ जाओ, अगर दादी कहे कि बू कैसी बताऊं, मानो चांद है, तो दादी कल्पना कर रही है, तो दादी उत्प्रेक्षा में बात कर रही है, समझे बात। ये था अलंकार। अब एक चीज रही है, अगर आप देखो अलंकार 2-3 तरीके से पूछते हैं पेपर में। पहला, रूपक अलंकार की परिभाषा, उदाहरण और भेद लिखो, और यह पूछेगा रूपक और उपमा में अंतर बताइए, ठीक है। तीसरा तरीका है कि वो 1-2 पंक्ति दे देता है और पूछता है इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, उसकी परिभाषा लिखो। तो ये थोड़ा कठिन हो जाता है, पहले पंक्तियों में अलंकार छांटना पड़ता है। मान लो उसमें उपमा हो और आप उत्प्रेक्षा ध्यान में उत्प्रेक्षा ही परिभाषा लिखाए, सारा गलत हो गया ना। तो ये लास्ट वाला तरीका बताता हूँ कि पंक्तियों में कैसे छांटे, ठीक। देखो आप, अजय तरियोना ही रहो श्रुति सेवक की कंग, आकवास बेसरी भयो मुक्तन के संग, ये पंक्ति आ गई और वो पूछेगा इसमें जो अलंकार है उसकी परिभाषा और उदाहरण, अन्य उदाहरण से समझाइए। अब हमारे समझ में नहीं आ रही कि इसमें कौन सा अलंकार है ना, मुझे भी नहीं पता लग रहा कि इसमें कौन सा अलंकार है। आज हो गई इतनी समझ तो कि मैं बता सकता हूँ कि इसमें पता नहीं कौन सा अलंकार है, पर इसमें अनुप्रास नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अनुप्रास में देखा था कि एक अक्षर बार बार आ रहा था, तो ए यहाँ तो तय आ गया, तय यहाँ तय नहीं आया, है आ गया है, यहाँ रे आ गया रे से, एक भी शब्द दोबारा नहीं आ रहा, और शब्द नहीं अक्षर, एक भी अक्षर, तो वर्ण की आवृत्ति नहीं हो रही, तो अनुप्रास तो नहीं है। ये तो मेरे कन्फर्म है, आपके मुझे नहीं पता इसमें कौन सा अलंकार है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना कन्फर्म है कि इसमें यमक नहीं है, क्योंकि यमक में एक शब्द दोबारा आता है। तो अजय दोबारा है क्या, अजय 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 ढूंढ लो, तरियोना तरियोना तरियो नहीं आया, रयो रयो रयो, श्रुति श्रुति कहीं, बास बास बास, बेसरी बेसरी कहीं आएगी ऊपर नीचे, मुक्तन मुक्तन कहीं है, तो क्या नहीं है, मुझे नहीं पता इसमें कौन सा अलंकार है। लेकिन मुझे इतना पता है कि इसमें पुनरुक्ति नहीं है, पुनरुक्ति एक जैसे धीरे धीरे एक साथ आए हो, बीच में योजक चिन्ह, पुनरुक्ति, तो ये नहीं है। दिख रहा है कहीं कोई, तो ये कम कर लो। मुझे नहीं पता इसमें कौन सा अलंकार है, लेकिन मेरे इतना तो मेरा देखा हुआ है कि इसमें मानवीकरण नहीं है। कैसे? मानवीकरण में तो वो क्रियाकलाप दिखाए जाते हैं प्रकृति में जो मानव करता है, रोना, हंसना, उदास होना, लेटना, भागना, है ना, सुस्ताना, इस तरह की बातें आती है। प्रकृति मानो उदास थी या पूरी प्रकृति आंसू बहा रही थी, तो यहाँ कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अजय तरियोना ही रहो श्रुति सेवक एक अंग, नाक बास बेसरी भयो मुक्तन के संग। यहाँ कोई बात बताई जा रही है कि एक आदमी को कहा जा रहा है, किसके माध्यम से? तरियोना होता है कान का आभूषण जो ऐसे अधर में लटकता है, ये लटकता नहीं है, नाक वाला, कान वाला लटकता है नीचे, झुमरा, झुमर सा क्या बोलते हो, तो तरियोना बोलते हैं उसको, तरियोना। तो वो क्या कह रहा है? अजय तरियोना ही रहो, वो कह रहा है कि हे तरियोना तू अभी तक अधर में लटक रहा है, श्रुति सेवक की कंग, श्रुति मतलब कान, कान में लटक रहा है, वो देख बेसरी को,
बेसरी होता है ये लौंग जो नाक में पहनते हैं, कि वो देख उसके ऊपर मोती विराजमान होते हैं, मोती। उसने मोतियों का साथ लिया तो नाक पर आ गया वो। नाक होता है इज्जत का प्रतीक। अपने कहते ना कि तू उस लड़के ने तो मेरी नाक कटा दी, नाक मतलब इज्जत का प्रतीक है, कि वो देख मोतियों का साथ किया तो इज्जत वाले स्थान पर बैठ गया, नाक पर विराजमान है। और तूने मोतियों का साथ नहीं लिया तो तू कान में अदर लटक रहा है। तो वो आप कान वाले आभूषण को कह रहा है। अब वो कह के क्या रहा है, आदमी को कह रहा है, क्या कह रहा है, अजय अभी तक तरियो ना, अब इसको अलग अलग कर लो, ना को अलग कर लो, तरियो ना, तैरा नहीं, भवसागर पार नहीं किया, क्या अजय तरियो ना, कि तू अभी तैरा नहीं क्या, भवसागर पार नहीं किया क्या, जन्म मरण के चक्र में ही फंसा पड़ा है क्या। वो देख जो लोग है ना साधुओं का, मुक्त मतलब साधु संत, उनका साथ किया तो वो नाक बोलते हैं स्वर्ग को, कि वो स्वर्ग में निवास करते हैं। और श्रुति कहते हैं वेद को, कान को भी कहते हैं और वेद को भी कहते हैं, कि उन्होंने वेद पढ़ा, ज्ञान प्राप्त किया और आज मोक्ष प्राप्त कर लिया। और तूने मोतियों का साथ नहीं लिया, सज्जनों का साथ नहीं लिया, अधर्मी लटक रहा है, भवसागर पार ही नहीं हो रहा। इस तरह के भाव दिखा रहा है वो। अब यहाँ मानवीकरण तो था नहीं। अब पहले मैं बताना भूल गया था, अब बता देता हूँ। उपमा अलंकार की निशानियाँ बताता हूँ। उपमा में उपमेय की यानी जिसकी वो वर्णन करना चाहता है उसकी उपमान से जो तुलना करता है उसके लिए ये शब्द लाएगा। क्या क्या देखते रहना, सम, समान, के जैसा, तुल्य, तुल्य। एक शब्द और है सदृश, सदृश, और सा, से, सी, ये इतने शब्द आते हैं उपमा अलंकार में। समझे बात है। और इसमें दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह भी दिख जाएगा, जैसे धर्म दीप जलाते चलो, जलाते चलो। अब मैं साथ में यहाँ ये भी बता देता हूँ कि वो उपमेय पर उपमान को आरोपित कैसे करता है। एक बार और, जैसे मुंह कोई चांद कह देगा कि मुंह क्या है, चांद ही है, समझ गए क्या। इसके माध्यम से बता रहा हूँ। ये तो वो धर्म की बात कर रहा है, धर्म दीप जलाते चलो मतलब धर्म की स्थापना करते चलो। धर्म दीप जलाते चलो क्या कहना चाहता है, उसका वर्ण विषय क्या है, धर्म की स्थापना करनी है, ये कहना चाह रहा है वो, धर्म दीप जलाते चलो। ठीक है। अब ये दोनों एक साथ ले आया वो, तो यहाँ वो रूपी शब्द लाएगा। रूपक में बहुत बार रूपी शब्द आता है, रूपी। तो धर्म रूपी दीपक जलाते चलो। अब आरोपित समझा रहा हूँ कैसे। अगर इसको कम कर लेता हूँ तो है दीप जलाते चलो। दीपक जलाने हैं क्या, दीपक जलाने की बात कर रहा है। दीपक जैसे दीपावली को जलाते हैं। अरे उसका वर्ण विषय क्या था, धर्म की स्थापना करते चलो। अब क्या रह गया, दीप जलाते चलो, दीपक जलाना है। चलो इसको छोड़ो, अब ये लो धर्म जलाते चलो, इसको छोड़ दो, धर्म जलाते चलो। धर्म को जलाना है नहीं, तो मतलब इन दोनों को अलग करके नहीं देख सकते, ये आरोपित है। वो कह रहा है धर्म को ही दीपक मान लो, अब जलाते चलो। धर्म रूपी दीपक, एकाकार हो गए दोनों, एकाकार है धर्म रूपी दीपक। तो इस तरह का यहाँ कुछ नहीं आ रहा, ना ही बीच में योजक चिन्ह दिख रहा, ना ही दो चीज़ों का एक साथ वर्णन करता नजर आ रहा। तो रूपक भी नहीं है, उपमा भी नहीं है। ये कोई शब्द इसमें दिख रहा है क्या, सम, समान, जैसा, तुल्य, सदृश, कोई है यहाँ इनमें से? तो ये नहीं है, रूपक नहीं है। अब आ जाओ उत्प्रेक्षा के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। उत्प्रेक्षा में अगर कल्पना होती है, इसमें कल्पना होती है ना, तो मानो या जानो ये शब्द आएंगे, मानो या जानो। और अगर ब्रज भाषा की पंक्ति है तो मनहु जनहु आएगा, मनहु जनहु। अब ये चारों देख लो, इसमें है क्या, मानो जानो मनहु जनहु दिख रहा है क्या कहीं कोई? तो ये भी नहीं है। और मुझे पता नहीं था इसमें कौन सा अलंकार है, ये अपने आप ही रह गया। अब सुनो, थोड़ी थोड़ी जानकारी होती है ना और ढंग से समझा होता है ना, तो कई बार आधी टेढ़ी पंक्ति भी आ जाती है ना, तो हम थोड़ा दिमाग लगा के कि ये तो नहीं होना चाहिए, तो चार में से छांट लेते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है। और मैंने कहा था 105 अलंकार होते हैं, तो आपके तो सिलेबस में 105 थोड़ी ढूंढने हैं, जो है उन्हीं में से आएगा। सिलेबस में से आता है पेपर तो घबराने की जरूरत नहीं। जो सिलेबस में वो देख लो, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। आसान है बहुत ही। समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भारत माता की। तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से
कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।